स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लर्न विद रॉबिन में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थान जीके एमसीक्यू से जुड़ी हुई एक सीरीज। इसमें हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और उन क्वेश्चन से जुड़ी हुई जो विशेष बातें हैं उन पर भी गौर करेंगे। तो सबसे पहला आज का हमारा क्वेश्चन है न्यूनतम महिला साक्षरता वाला ज़िला। ये 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा गया है। न्यूनतम महिला साक्षरता वाला ज़िला कौन सा है? तो सबसे कम महिला साक्षरता कौन से ज़िले में है? जालौर ज़िले में। न्यूनतम महिला साक्षरता वाला ज़िला जालौर। और अधिकतम महिला साक्षरता वाला ज़िला कौन सा है? तो होता है हमारा कोटा। सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता कोटा की है ना। अगला हमारा क्वेश्चन आता है सिंधु घाटी सभ्यता का राजस्थान में स्थित प्रमुख स्थल कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसका राजस्थान में कौन सा स्थान है? तो राजस्थान में कौन सा स्थल है फेमस? कालीबंगा। कालीबंगा पड़ता है हमारे हनुमानगढ़ में। कौन से में पड़ता है? हनुमानगढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पड़ता है। और एक घग्गर नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे। माही नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो माही नदी का उद्गम होता है धार, मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में बहते हुए राजस्थान में प्रवेश करती है और राजस्थान में कर्क रेखा को ये नदी 2 बार काटती है ना। बांसवाड़ा ज़िले में इस पर बना है माही बजाज सागर डैम। कौन सा माही बजाज सागर डैम बना है? बांसवाड़ा ज़िले में माही नदी के ऊपर। अगला हमारा क्वेश्चन है बीकानेर लिग्नाइट खनन क्षेत्र में कौन से स्थान शामिल है? बीकानेर में लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। तो लिग्नाइट खनन क्षेत्र में कौन कौन से स्थान शामिल है? तो देखिए पलाना, बरसिंगसर, बिठनौक, ये जो बीकानेर के स्थान है यहाँ पर कोयले का खनन किया जाता है। पलाना, बरसिंगसर, बिठनौक। अगला हमारा क्वेश्चन है टेराकोटा कला के लिए प्रसिद्ध राजसमंद का गांव कौन सा है? तो राजसमंद के कौन से गांव में टेराकोटा कला प्रसिद्ध है? मोलेला, है ना। टेराकोटा होता क्या है? टेराकोटा होता है मिट्टी से कलात्मक वस्तुएं बनाना, टेराकोटा कहलाता है। तो टेराकोटा का फेमस गांव है मोलेला, राजसमंद। और इसका एक प्रसिद्ध कलाकार है मोहन लाल कुमार। क्या नाम है उसका? उनका नाम है मोहन लाल कुम्हार। इन्होंने टेराकोटा जो कला है इसको वैश्विक पहचान दिलाई और इसके कारण इनको 2012 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। और 2021 में टेराकोटा कला के ऊपर 5 रुपये का डाक टिकट भी जारी किया गया था। 2021 में डाक टिकट कब? 2021 में। तो टेराकोटा कला राजसमंद के मोलेला गांव की प्रसिद्ध है। मोहन लाल कुमार इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं। 2012 में इनको पद्मश्री मिला था। 2021 में इस कला के ऊपर 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है कागजी टेराकोटा किस स्थान का प्रसिद्ध है? तो कागजी टेराकोटा जो है हमारे अलवर का प्रसिद्ध है। अगला हमारा क्वेश्चन है वोलस्टोनाइट खनिज का प्रमुख भंडार कहाँ है? तो वोलस्टोनाइट जो है वो पाया जाता है मुख्य रूप से अजमेर ज़िले के गोला अलीपुरा नामक स्थान पे। गोला अलीपुरा, है ना। गोला अलीपुरा ये पिसांगन अजमेर में पड़ता है। गोला अलीपुरा, है ना। वोलस्टोनाइट एक ऐसा खनिज है जिसमें राजस्थान का एकाधिकार है ना। राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है गुलाबी गणगौर किस तिथि को मनाई जाती है? तो गुलाबी गणगौर जो मनाई जाती है वो मनाई जाती है चैत्र शुक्ल पंचमी को। चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है गुलाबी गणगौर। अगला हमारा क्वेश्चन है सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क कहाँ है? तो सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल जो पार्क है वो स्थित है उदयपुर में। इसे वर्तमान में लेपर्ड सफारी के रूप में भी संचालित किया जा रहा है। लेपर्ड सफारी। अगला हमारा क्वेश्चन है बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो बेंगू का जो किसान आंदोलन था ना, बेंगू भीलवाड़ा में पड़ता है, तो इसका नेतृत्व किया था रामनारायण चौधरी जी ने। किसने किया था? रामनारायण चौधरी, है ना। इसका सही उत्तर क्या होगा? रामनारायण चौधरी, है ना। बेंगू किसान आंदोलन रामनारायण चौधरी। इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है शेखावाटी में कौन कौन से ज़िले आते हैं? तो शेखावाटी में कौन से ज़िले आते हैं? तो शेखावाटी में जो ज़िले आते हैं
वो हैं चूरू, सीकर और झुंझुनू। एक और बात, शेखावाटी क्षेत्र में जो नदी बहती है उसका नाम है कांतली नदी। कांतली नदी बहती है सीकर और झुंझुनू जिलों में। चूरू जिले के बारे में तो हम जैसा पढ़ते हैं, चूरू जिले में कोई नदी नहीं बहती। तो जो कांतली नदी का बहाव क्षेत्र है उस क्षेत्र को कहा जाता है तोरावाटी क्षेत्र, और वहाँ की एक बोली है तोरावाटी, जो कि मारवाड़ी की उपबोली मानी जाती है। ये भी ध्यान रखना है, तोरावाटी किसकी उपबोली है? मारवाड़ी की। तोरावाटी क्षेत्र कौन सा है? तो कांतली नदी के बहाव क्षेत्र, मतलब सीकर झुंझुनू का क्षेत्र। कांतली नदी के किनारे कौन सी सभ्यता है? तो गणेश्वर सभ्यता। ये भी ध्यान रखना हमें। अगला हमारा क्वेश्चन है, कंजर जनजाति की कुल देवी कौन सी है? तो कंजर जनजाति जो है वो मानते हैं चौथ माता। इनका मंदिर है चौथ का बरवाड़ा। कहाँ पे है? बरवाड़ा, चौथ का बरवाड़ा, सवाई माधोपुर। बरवाड़ा सवाई माधोपुर। है ना। ये स्थान एक खनिज के लिए भी प्रसिद्ध है, सीसा जस्ता नामक खनिज के लिए भी चौथ का बरवाड़ा प्रसिद्ध है। तो कंजर जनजाति की कुल देवी कौन? चौथ माता। चौथ माता का मंदिर बरवाड़ा, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर जिले में। ये स्थान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये स्थान प्रसिद्ध है सीसा जस्ता खनिज के लिए। अगला हमारा क्वेश्चन है, काकण डोरना, बिंदोली, सामेला आदि किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है विवाह की रस्मों से। विवाह में ये सब रस्में होती है। काकण डोरना हाथ में बांधा जाता है, बिंदोली दूल्हे को घोड़े पे बिठा के निकाली जाती है, सामेला, सामेला जो विवाह में भोजन दिया जाता है उसे सामेला कहते हैं। तो इस प्रकार से हो गए विवाह से संबंधित रस्में, है ना। अगला हमारा क्वेश्चन है, उत्तर दक्षिण कॉरिडोर राजस्थान में कहाँ से होकर गुजरता है? तो उत्तर दक्षिण कॉरिडोर जो है राजस्थान में गुजरता है धौलपुर से होकर। कहाँ से होकर गुजरता है? धौलपुर से होकर गुजरता है उत्तर दक्षिण कॉरिडोर। अगर हमसे पूछा जाता पूर्व पश्चिम कॉरिडोर कहाँ से होकर गुजरता है, तो पूर्व पश्चिम कॉरिडोर जो है वो गुजरता है हमारा कोटा से होकर, है ना, कोटा बारां से होकर। चंपाकली किस प्रकार का आभूषण है? तो चंपाकली जो आभूषण है वो है गले का। ये चंपाकली जो होता है एक हार का एक टाइप है। किसका टाइप है चंपाकली? हार, जो गले का हार होता है, तो हार का एक टाइप है चंपाकली, है ना, हार। तो चंपाकली आभूषण किसका हो गया? गले का। एक बार हम इनका रिव्यू देखते हैं सुपर फास्ट। तो न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला जालोर। सिंधु घाटी सभ्यता का राजस्थान में प्रमुख स्थान कालीबंगा, हनुमानगढ़। माही नदी का उद्गम स्थल धार, मध्य प्रदेश। बीकानेर लिग्नाइट खनन क्षेत्र में कौन सा स्थान शामिल है? पलाना, बरसिंगसर, बिठनौक नामक स्थान पर लिग्नाइट कोयला निकलता है। टेराकोटा कला के लिए प्रसिद्ध राजसमंद का गांव कौन सा है? मोलेला। मोहनलाल कुमार 2012 में पद्मश्री मिला। 2021 में 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया है इस कला पे। अगला हमारा है, कागजी टेराकोटा किस स्थान का प्रसिद्ध है? अलवर का। वोलिस्टोनाइट खनिज का प्रमुख भंडार गोला, अलीपुरा, पिसांगन। गुलाबी गणगौर चैत्री शुक्ल पंचमी। सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क उदयपुर। बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व रामनारायण चौधरी। शेखावाटी के जिले चूरू, सीकर, झुंझुनू। कंजर जाति की कुलदेवी चौथ माता, चौथ का बरवाड़ा सीसा जस्ता के लिए प्रसिद्ध। काकण डोरना, बिंदोली, सामेला विवाह की रस्में। उत्तर दक्षिण कॉरिडोर राजस्थान से धौलपुर में। चंपाकली आभूषण, गले का हार। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नमस्कार, आपके अपने चैनल लर्न विद रोबिन में आपका स्वागत है। हम आज आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थान की प्रमुख प्रशस्तियों से जुड़े MCQs। तो राजस्थान की राजाओं के द्वारा जो प्रशस्तियाँ लिखवाई जाती थी उनके नाम और उनके लेखक से संबंधित जानकारी आज हम लेकर आए हैं आपके लिए। तो हमारा पहला प्रश्न आता है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन है? तो कीर्ति स्तंभ जो प्रशस्ति है उसके रचयिता कौन है? ऑप्शन है सोमेश्वर, ऑप्शन बी अत्रि और महेश, सी जेता, डी रणछोड़ भट्ट। तो इसका सही उत्तर होगा अत्रि एवं महेश। अत्रि एवं महेश ने लिखी थी कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति कुंभा के काल में। किसने लिखवाई थी? कुंभा ने। कीर्ति स्तंभ कहाँ है? विजय स्तंभ,
है ना, जो कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई? देखो, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में महेश का साथ अत्रि ने दिया था, लेकिन जब कुंभलगढ़ प्रशस्ति की बात आती है तो महेश के अकेले का नाम आता है। तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई थी? महेश के द्वारा लिखी गई थी कुंभलगढ़ प्रशस्ति। अगला हमारा क्वेश्चन है, जगन्नाथ राय प्रशस्ति के लेखक कौन है? तो जगन्नाथ राय जो प्रशस्ति है वो लिखी थी कृष्ण भट्ट ने, है ना। अगला हमारा क्वेश्चन है, वैद्यनाथ प्रशस्ति के रचयिता कौन है? तो वैद्यनाथ जो प्रशस्ति थी हमारी उसको लिखी थी रूप भट्ट ने। ये ध्यान रखना, कृष्ण भट्ट और रूप भट्ट। जगन्नाथ राय की बात आए तो उसका होगा कृष्ण भट्ट, इसके बाद अगर बात आए वैद्यनाथ प्रशस्ति की तो उसका होगा रूप भट्ट। अगला हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे बड़ी प्रशस्ति राज प्रशस्ति। राज प्रशस्ति लिखवाई थी महाराणा राज सिंह ने, है ना। रणछोड़ भट्ट तेलंग के द्वारा संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी? रणछोड़ भट्ट तेलंग के द्वारा संस्कृत भाषा में लिखी गई। राजसमंद झील का जो उत्तरी हिस्सा है उसे नौचौकी पाल कहा जाता है। वहाँ पे 25 शिलाओं पर मेवाड़ का इतिहास लिखा गया है। इसे राज प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। ये राजस्थान की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। अगला हमारा क्वेश्चन है, राय सिंह प्रशस्ति किसने रची थी? तो राय सिंह जो प्रशस्ति है वो लिखी थी जेता ने। अगला हमारा है, रणकपुर प्रशस्ति के लेखक कौन थे? तो रणकपुर प्रशस्ति के लेखक भी थे देपाक, और देपाक ने एक काम भी किया था। रणकपुर के जो जैन मंदिर है ना, उनके शिल्पी भी कौन थे? देपाक ही थे। रणकपुर के जैन मंदिरों के शिल्पी भी देपाक ही थे। इसके बाद अगला होता है, नेमिनाथ या लुणव सही प्रशस्ति किसने लिखी? तो नेमिनाथ या लुणव सही के दो, ये प्रशस्ति लिखी थी सोमेश्वर के द्वारा ये लिखी गई थी। अगला हमारा क्वेश्चन है, माधव राय की प्रशस्ति के लेखक कौन है? तो माधव राय जो थे उनकी प्रशस्ति के लेखक थे हरदास। अगला हमारा क्वेश्चन है, त्रिमुखी बावड़ी की प्रशस्ति किसने लिखी थी? तो ये भी लिखी थी रणछोड़ भट्ट तेलंग ने। अब हम एक बार देखते हैं इनका रिव्यू, सभी क्वेश्चनों को एक साथ देखेंगे वन बाय वन। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन? तो अत्रि एवं महेश। अगला क्वेश्चन, कुंभलगढ़ प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई थी? महेश के द्वारा। जगन्नाथ राय प्रशस्ति के लेखक कौन थे? कृष्ण भट्ट। वैद्यनाथ प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? रूप भट्ट। राज प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? रणछोड़ भट्ट तेलंग। राय सिंह प्रशस्ति किसने रची? जेता। रणकपुर प्रशस्ति के लेखक कौन थे? देपाक। नेमिनाथ या लुणवशेही प्रशस्ति किसने लिखी? सोमेश्वर। माधव राय की प्रशस्ति के लेखक कौन थे? हरदास। त्रिमुखी बावड़ी की प्रशस्ति किसने लिखी? तो ये लिखी थी रणछोड़ भट्ट ने। आपको अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अपने चैनल लर्न विद रॉबिन में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थान सामान्य ज्ञान से जुड़े MCQ सीरीज। तो इसमें आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, गीदड़ नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? तो गीदड़ नृत्य जो है वो संबंधित है शेखावाटी क्षेत्र से। जब बीकानेर की बात आती है तो बीकानेर का संबंधित नृत्य हो जाता है अग्नि नृत्य संबंधित है बीकानेर से। और ये किस संप्रदाय के द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है जसनाती संप्रदाय के द्वारा। अगला हमारा प्रश्न है, अकबर द्वारा राजा मानसिंह को दी गई उपाधि क्या थी? तो अकबर ने मानसिंह को कौन सी उपाधि दी थी? फरजंद की उपाधि अकबर ने मानसिंह को दी थी, फरजंद की उपाधि। अगला हमारा प्रश्न है, जमनालाल बजाज को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो जमनालाल बजाज को उपाधि दी गई थी राय बहादुर की। अगला हमारा प्रश्न है, जसनाथ जी किस स्थान से संबंधित है? तो जसनाथ जी का संबंध है कतरियासर बीकानेर से। इन्होंने की थी स्थापना जसनाती संप्रदाय की। कौन से संप्रदाय की? जसनाती संप्रदाय। तो इस संप्रदाय की प्रधान पीठ भी कौन सी है?
कतरियासर बीकानेर। अगला हमारा क्वेश्चन है भपंग क्या है? तो भपंग एक क्या है? एक प्रकार का नृत्य। ऑप्शन है, ऑप्शन बी एक वाद्य यंत्र, ऑप्शन सी एक प्रकार का युद्ध, ऑप्शन डी एक पर्व। तो सही उत्तर होगा हमारा एक वाद्य यंत्र। भपंग एक वाद्य यंत्र है। अगला हमारा क्वेश्चन है गोगा जी के पिता का नाम क्या था? तो गोगा जी जो है हमारे लोक देवता, उनके पिता का नाम क्या था? ये लोक देवता से संबंधित क्वेश्चन में आता है। तो कुंवर सिंह ऑप्शन है, ऑप्शन बी हरिदास, ऑप्शन सी शंकर। तो उनके पिता का नाम था गोगा जी के बाचल। अगला हमारा क्वेश्चन आता है विग्रहराज चतुर्थ ने किस नाटक की रचना की थी? तो विग्रहराज चतुर्थ जो थे चौहान वंश के शासक थे, अजमेर के चौहान वंश के। तो इन्होंने एक नाटक लिखा था, उसका नाम था हरिकेली। उन्होंने एक संस्कृत पाठशाला बनाई थी जिसे सरस्वती कंठाभरण नाम दिया गया, और कालांतर में अलाउद्दीन खिलजी ने उसे जीतकर 2.5 दिन के झोपड़े में परिवर्तित कर दिया। वर्तमान में इसे 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद के नाम से जाना जाता है। और हरकेली नाटक जो है वो सरस्वती कंठाभरण जो पाठशाला थी उसकी दीवारों पे लिखी गई थी, हरकेली नाटक को। मत्स्य राज्य की राजधानी क्या थी? मत्स्य जो जनपद कालीन राज्य था तो उसकी राजधानी क्या रही थी? तो उसकी राजधानी थी विराटनगर। बूंदी दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो बूंदी का जो किला है तारागढ़, इसका निर्माण किसने करवाया था? बरसिंह ने, बरसिंह। हाँ, और बूंदी में जो चौहान वंश है हाड़ा, तो हाड़ा वंश की स्थापना किसने की थी? तो देवा ने। किसने की थी बूंदी में? देवा हाड़ा ने, है ना। अगला हमारा क्वेश्चन है बुद्धि विलास पुस्तक के लेखक कौन थे? तो बुद्धि विलास जो पुस्तक है ना, इसके लेखक थे बख्तराम शाह। बख्तराम शाह ने लिखी थी बुद्धि विलास पुस्तक, है ना। अगला हमारा प्रश्न है तेजाजी से संबंधित। तो तेजाजी का मेला जो है कहाँ आयोजित होता है? तो ऑप्शन ए है नागौर, नागौर में नहीं होता है। ऑप्शन बी परबतसर, सी जोधपुर, डी बीकानेर। तो तेजाजी का पशु मेला जो है वीर तेजा पशु मेला, ये आयोजित होता है परबतसर में, राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला। राजस्थान का क्या है? सबसे बड़ा पशु मेला। राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? वीर तेजा पशु मेला। सबसे बड़ा पशु मेला है वीर तेजा पशु मेला, है ना। बी ऑलचिन को किस कार्य का श्रेय जाता है? तो बी ऑलचिन नामक जो विद्वान है उन्होंने क्या किया था? पाषाण उपकरण खोजने का कार्य किया था। पाषाण उपकरण कहाँ पे खोजे थे उन्होंने? तो ये इन्होंने खोजे थे जालौर में। जालौर में कोई सभ्यता रही होगी, उसको खोजने का कार्य किया था बी ऑलचिन ने, बी ऑलचिन। अगला हमारा क्वेश्चन है जयपुर प्रजामंडल अधिवेशन 1938 की अध्यक्षता किसने की थी? तो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1938 में, और इसका अधिवेशन जब हुआ तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी जमनालाल बजाज साहब ने। जमनालाल बजाज के बारे में एक और बात है, गांधी जी के 5वें पुत्र। किसके 5वें पुत्र? गांधी जी के 5वें पुत्र कौन है? जमनालाल बजाज। गांधी जी के 5वें पुत्र जमनालाल बजाज, है ना। प्रजामंडल की अध्यक्षता तो की सही। अगला हमारा है बीकानेर षड्यंत्र वर्ष 1932 में हुआ था, किससे संबंधित था ये? तो बीकानेर जो षड्यंत्र है ना, ये प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित है ना। इसका संबंध किससे? प्रजामंडल आंदोलन की जो घटनाएं है ना उससे संबंधित है बीकानेर षड्यंत्र केस। अगला हमारा क्वेश्चन है वाल्मीकि आदिवासी संघ की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी हरिनारायण शर्मा जी ने। अब हम देखते हैं इनका रिव्यू। तो पहला हमारा क्वेश्चन था गीदड़ नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये संबंधित है शेखावाटी से, शेखावाटी से। अगला हमारा क्वेश्चन है अकबर द्वारा मान सिंह को दी गई उपाधि क्या थी? तो अकबर ने मान सिंह को कौन सी उपाधि दी? फर्जंद की उपाधि दी थी। अगला हमारा क्वेश्चन है
जमनालाल बजाज को कौन सी उपाधि दी गई? तो जमनालाल बजाज की उपाधि है राय बहादुर। और एक और उपाधि इनकी क्या है? गांधी जी के 5वें पुत्र। जसनाथ जी किस स्थान से संबंधित है? तो ये संबंधित है कतरियासर बीकानेर से। भपंग क्या है? तो भपंग एक वाद्य यंत्र है। अगला हमारा क्वेश्चन है, गोगा जी के पिता का नाम क्या था? तो उनका नाम था बाचल। विग्रहराज चतुर्थ ने किस नाटक की रचना की थी? तो हरकेली नामक नाटक की रचना की थी। मत्स्य राज्य की राजधानी क्या थी? तो विराटनगर थी। बूंदी दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? बरसिंह ने। बूंदी में हाड़ा शाखा की स्थापना किसने की थी? तो देवा हाड़ा ने। बुद्धि विलास पुस्तक के लेखक कौन थे? तो भक्तराम शाह। अगला हमारा है, तेजाजी मेला कहाँ आयोजित होता है? तो वीर तेजाजी पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? परबतसर नागौर में, जो राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला भी है। बी ओलचिन को किस कार्य का श्रेय जाता है? तो बी ओलचिन ने क्या किया था? पाषाण काल के उपकरण खोजे थे जालोर जिले में। जयपुर प्रजामंडल अधिवेशन 1938 की अध्यक्षता किसने की थी? तो जमनालाल बजाज ने की थी। बीकानेर षड्यंत्र वर्ष 1932 में हुआ था, ये किससे संबंधित था? तो ये प्रजामंडल आंदोलन से इसका संबंध रहा है। वाल्मीकि आदिवासी संघ की स्थापना किसने की थी? तो हरिनारायण शर्मा जी ने इसकी स्थापना की थी। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद रोबिन में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थान सामान्य ज्ञान PYQ सीरीज में राजस्थान के किलों से संबंधित जो प्रश्न अब तक राजस्थान की परीक्षाओं में, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उनका कलेक्शन लेकर आए हैं। तो उनका आज हम सॉल्यूशन देखेंगे कुछ प्रश्नों का। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा पहला प्रश्न आज का, निम्न में से कौन सा किला मरुस्थलीय दुर्ग की श्रेणी में आता है ना? तो मरुस्थलीय दुर्ग की श्रेणी में कौन सा किला आता है? ये क्वेश्चन पूछा गया था वन रक्षक परीक्षा 2022 में। तो निम्न में से कौन सा किला मरुस्थल में आता है? तो सबसे पहले हम देखेंगे, कुंभलगढ़ मरुस्थलीय क्षेत्र है ही नहीं, तो ये किला मरुस्थलीय नहीं हो सकता। नाहरगढ़ पड़ता है जयपुर में, तो यहाँ भी नहीं होगा। अब मेहरानगढ़ और जूनागढ़ में से कौन सा है? तो मेहरानगढ़ जोधपुर में है, तो हम मेहरानगढ़ जोधपुर को कहते हैं मरुस्थल का प्रवेश द्वार। लेकिन यह दुर्ग मरुस्थलीय दुर्ग नहीं है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। जब भी मरुस्थलीय दुर्ग की बात आएगी तो जूनागढ़ आएगा। क्या आएगा? जूनागढ़। जूनागढ़ का एक और उपनाम क्या है? जमीन का जेवर। क्या है? जमीन का जेवर कहते हैं इसे, है ना। और इस किले के सामने जयमल और फत्ता सिसोदिया की जो मूर्तियां लगी हुई है। जमीन का जेवर कहते हैं जूनागढ़ दुर्ग को, मरुस्थलीय दुर्ग की श्रेणी का दुर्ग है। वन रक्षक परीक्षा में पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, महमूद खिलजी प्रथम जो कि मालवा का था, ने राजस्थान के किस किले का नाम मुस्तफाबाद रख दिया था? तो जो महमूद खिलजी प्रथम था मालवा का, उसने राजस्थान के एक किले को जीता, उसका नाम मुस्तफाबाद रख दिया। उसका नाम है गागरोन। कौन से किले को जीता था उसने? गागरोन के किले को ना। और उसका नाम बदल के क्या कर दिया? मुस्तफाबाद कर दिया, हमारे गागरोन के किले को जीत कर उसका। ये घटना हुई थी 1444 में, 1444, है ना। गागरोन का दूसरा साका। और यहाँ का शासक कौन था? तो शासक था पलहणसी। कौन था? पलहणसी। पलहणसी यहाँ का शासक था, पलहणसी गागरोन का शासक था। गागरोन का दूसरा साका 1544 में हुआ था और मुस्तफाबाद नाम रख दिया गागरोन का। गागरोन को जीतकर महमूद खिलजी प्रथम ने। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किस पहाड़ी किले को यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल नहीं किया गया है? ये स्टेनो एग्जाम 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हमें राजस्थान के 6 पहाड़ी किलों को शामिल किया गया है यूनेस्को विश्व धरोहर में। उनमें से इनमें कौन सा नहीं है? तो तारागढ़ बूंदी को इसमें शामिल नहीं किया गया है ना, यूनेस्को विश्व विरासत में। 2010 में इन किलों को शामिल किया गया था, 6 किलों को। तो उनकी एक ट्रिक भी बनती है, चीकू गाजर आम, है ना। तो ची से बनता है चित्तौड़, ची से बनेगा चित्तौड़, कु से कुंभलगढ़, गा से गागरोन, गा से क्या बनेगा?
गागरोन, है ना। र से रणथंभौर और आम से आमेर, है ना। तो देखो 3 तो ये हो गए, एक हो गया हमारा रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, है ना। तो चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरोन, रणथंभौर, आमेर, है ना। और हो गया एक जैसलमेर भी रह गया इसमें, है ना। जैसलमेर, कौन सा? जैसलमेर। तो जैसलमेर भी इसमें शामिल है ना। और इन किलों को कब शामिल किया गया था? 2010 में, है ना। तब ये नया नया रहा होगा, इसलिए स्टेनो एग्जाम में आया था क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन है, मेहरानगढ़ दुर्ग में चामुंडा माता मंदिर की स्थापना किसने की थी? तो चामुंडा माता का मंदिर बन रहा है मेहरानगढ़ का किला, जो कि जोधपुर में है। ये CET ग्रेजुएशन 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा राव जोधा। राव जोधा ने 1459 में, है ना। कब? 1459 ईस्वी में जोधपुर में मेहरानगढ़ के किले का निर्माण करवाया था। कौन से दुर्ग का निर्माण कराया था? मेहरानगढ़ दुर्ग का। और उस दुर्ग के निर्माण के समय ही चामुंडा माता के मंदिर का निर्माण भी कराया था। चामुंडा माता मंदिर 2005 में चर्चा में रहा था। यहाँ पे भगदड़ हुई थी, कई सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। फिर इसकी जांच के लिए यशराज चोपड़ा आयोग की स्थापना की गई थी। तो 1459 में राव जोधा ने जोधपुर की स्थापना की, मेहरानगढ़ दुर्ग बनाया, इसमें चामुंडा माता का मंदिर भी बनवाया था ना। और मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव किसने रखी थी? अगर ये पूछा जाए तो, अगर हमसे पूछा जाए मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव किसने रखी थी, तो ये रखी थी करणी माता ने। किसने रखी थी? करणी माता ने, ना। करणी माता ने मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी थी 1459 में। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक जैसे 9 महल किस दुर्ग में बने हुए हैं? तो जयपुर का एक किला है जिसमें एक जैसे 9 महल बनवाए थे, है ना। वो कौन सा किला होगा? ऑप्शन देखते हैं। जयगढ़, जयगढ़ में नहीं है ना। नाहरगढ़ किला सही है। हमारा सही उत्तर क्या होगा? नाहरगढ़। नाहरगढ़ एक जयपुर का किला है। इसमें सवाई माधो सिंह जो जयपुर के शासक थे, उन्होंने अपनी 9 पासवानों के लिए 9 एक जैसे महलों का निर्माण करवाया। तो किसने करवाया था? माधो सिंह ने, ना। माधो सिंह ने, है ना। 9 एक जैसे महल कहाँ बने हुए हैं? नाहरगढ़ जयपुर में। किसने बनवाए थे? माधो सिंह ने बनवाए थे। अगला हमारा क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण जो करवाया था वो करवाया था चित्रांगद मौर्य ने। किसने करवाया था? चित्रांगद मौर्य ने। अब बाकी जो ऑप्शन हमें दिए हैं उनको भी देख लेते हैं एक बार। बीजल देव, तो बीजल देव एक डोड राजा था जिसने गागरोन का निर्माण करवाया था। कौन से दुर्ग का निर्माण करवाया था? गागरोन, है ना। बीजल देव ने बनवाया था गागरोन। और अगला हमारा महाराणा कुंभा है। तो महाराणा कुंभा को 32 दुर्गों का निर्माता कहा जाता है। इन्होंने बनवाया था अचलगढ़ सिरोही में, कुंभलगढ़, ये इनके बनाए हुए मुख्य दुर्ग हैं। और भी अनेकों इन्होंने मेवाड़ में दुर्गों का निर्माण करवाया था। लेकिन जब गागरोन की बात की, चित्तौड़गढ़ दुर्ग की बात की जाए तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था चित्रांगद मौर्य ने, ये याद रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में नहीं है? लैब असिस्टेंट 2022 में पूछा गया क्वेश्चन। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था चामुंडा माता मंदिर कहाँ पे है? तो जोधपुर में है, मेहरानगढ़ में। तो मेहरानगढ़ जोधपुर में है तो यहाँ नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? चामुंडा माता मंदिर होगा, ना। इनको भी देख लेते हैं। सतवीस देवरी मंदिर, ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। तुलजा भवानी, ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। समिदेश्वर मंदिर जो है वो बड़ा फेमस मंदिर है चित्तौड़ दुर्ग का, ना। इसे मोकल का मंदिर भी कहते हैं। कौन सा मंदिर कहते हैं? मोकल। इसका निर्माण राणा मोकल के द्वारा भी करवाया गया था, इसलिए इस मंदिर को मोकल का मंदिर कहते हैं, समिदेश्वर मंदिर को, ना, जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। तो सतवीस देवरी, तुलजा भवानी, समिदेश्वर मंदिर, ये सब चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। चामुंडा माता मंदिर जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था वो है मेहरानगढ़ जोधपुर के किले में। अगला हमारा क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ के
विजय स्तंभ पर पहला डाक टिकट कब जारी किया गया था? तो चित्तौड़गढ़ के किले में जो विजय स्तंभ बना हुआ है उस पर सबसे पहले जो डाक टिकट जारी किया गया था वो किया गया था 1949 में, है ना, 1949 में, है ना। चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ है जो किस किस संस्थाओं का प्रतीक चिन्ह है में लोगों के रूप में होता है? तो होता है राजस्थान पुलिस और शिक्षा बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, है ना। हमारा जो RBSC है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, उनके लोगों में विजय स्तंभ को दर्शाया जाता है। और विजय स्तंभ पर डाक टिकट जारी करने की जो बात है वो आती है 1949 में, सबसे पहले इस पर डाक टिकट जारी किया गया था। विजय स्तंभ के टूटे हुए भाग का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? तो ऐसा माना जाता है कि एक समय बिजली गिरने के कारण विजय स्तंभ क्षतिग्रस्त हो गया था। ये क्वेश्चन रीट मेंस 2023 में पूछा गया। तो उसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था? तो पुनर्निर्माण करवाया था महाराणा स्वरूप सिंह जी ने। किसने करवाया था? स्वरूप सिंह जी ने पुनर्निर्माण करवाया था। क्या करवाया था? पुनर्निर्माण किसका? विजय स्तंभ का। किसने करवाया था? स्वरूप सिंह जी ने। किसने करवाया था? स्वरूप सिंह जी ने, है ना। अगला हमारा क्वेश्चन है, अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस दुर्ग में है? CET ग्रेजुएशन 2023। तो इससे पहले भूमिका देखते हैं, अकबर ने राजस्थान में तालाब का निर्माण क्यों करवाया गया होगा? तो अकबर ने 1570 में, कब? 1570 की बात है ना, 1570 में नागौर दरबार लगाया था। कौन सा दरबार? नागौर दरबार, है ना। तो ये राजस्थान का जो नागौर है ना, यहाँ एक दरबार लगाया था, नागौर दरबार। तो नागौर दरबार में अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए उसने जो राजपूताना के जो भी शासक थे उनको आमंत्रित किया था। तो उस समय अकाल राहत के लिए इसने नागौर के किले में क्या बनवाया था? शुक्र तालाब बनवाया था। तो कौन सा किला सही आंसर होगा इसका? शुक्र तालाब, है ना, नागौर में बनवाया था। कहाँ बनवाया था? नागौर के किले में। कुचामन का किला, ये भी नागौर में आता है। बाली किला, ये पाली का किला है ना। बाली किला कहाँ पे है? पाली में। और तारागढ़ अजमेर में है। इसे गढ़बीठली के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? गढ़बीठली। अजमेर वाला जो तारागढ़ है ना, तारागढ़ दो तरह के हैं, एक तो बूंदी का तारागढ़ और एक अजमेर का तारागढ़। तो देखो, इसे कहते हैं गढ़बीठली। क्या कहते हैं? गढ़बीठली, है ना, तारागढ़ अजमेर को। कुमट दुर्ग के नाम से कौन सा दुर्ग जाना जाता है? तो कुमट के नाम से जाना जाता है सिवाना। कौन सा? सिवाना। तो सिवाना के उपनाम क्या क्या हो गए? एक तो जालोर के दुर्ग की कुंजी, क्या हो गया? कुंजी, है ना, जालोर के दुर्ग की कुंजी है। और एक इसका उपनाम हो गया कुमट दुर्ग, है ना, कुमट दुर्ग। तो कुमट दुर्ग और जालोर के दुर्ग की कुंजी अगर कभी भी एग्जाम में पूछा जाए तो उसका उत्तर होगा सिवाना। कौन सा किला होगा? सिवाना। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस गढ़ के लिए कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि यदि उन्हें राजस्थान की एक जागीर पेश की जाए ना तो वह इस गढ़ को चुनेंगे? कर्नल जेम्स टोड ने कहा कि अगर मुझसे आके कोई कहे कि राजस्थान में किसी भी एक जागीर का किला ले लो तो मैं वो वाला किला लूँगा। तो ये किस किले के लिए कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि मैं इस वाले किले को चुनूँगा? वीडियो 2021 में पूछा गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर होगा भैंसरोड़गढ़। कौन सा होगा? भैंसरोड़गढ़। ये पड़ता है चित्तौड़गढ़ में, है ना। और इसे कहते हैं राजस्थान का वेल्लोर। क्या कहा जाता है? वेल्लोर। राजस्थान का वेल्लोर किसे कहते हैं? भैंसरोड़गढ़ को, है ना, राजस्थान का वेल्लोर। अगला हमारा क्वेश्चन है, नाना साहब का झालरा, हाँ, नाना साहब का झालरा और इब्राहिम का झालरा। कौन कौन सा झालरा? नाना साहब का झालरा और इब्राहिम का झालरा। ये किस किले में, राजस्थान के किस किले में? AO 2022 में पूछा गया था। तो ये स्थित है तारागढ़ अजमेर में, है ना। नाना साहब और इब्राहिम। ये झालरा क्या होते हैं? ये वाटर बॉडीज होते हैं ना, जल स्रोत को झालरा कहा जाता है। तो नाना साहब का झालरा और इब्राहिम का झालरा ये कहाँ पे? तारागढ़ अजमेर में, सीधी बात। अगला हमारा क्वेश्चन है, बीकानेर के जूनागढ़ किले के दरवाजों पर किन दो शूरवीरों की मूर्तियां स्थित है? तो ये मूर्तियां हैं जयमल और फत्ता की। किसकी है?
जेमल और फत्ता के, है ना। ये किसके सेनापति थे? तो ये महाराणा उदय सिंह के सेनापति थे। उदय सिंह के, किसके थे? उदय सिंह के, है ना। झाली बावड़ी और मामादेव का कुंड, है ना। झाली बावड़ी और मामादेव का कुंड, ये किस दुर्ग में स्थित है? ये CET 10+2 2023 में पूछा गया था ना। CET 10+2 2023 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। झाली बावड़ी और मामादेव का कुंड किस दुर्ग में स्थित है? तो ये किस दुर्ग में है? तो ये है हमारे कुंभलगढ़ में, है ना। कुंभलगढ़ के दुर्ग में। तो कुंभलगढ़ दुर्ग की विशेष बात क्या है? कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने। कुंभलगढ़ की दीवार है 36 किलोमीटर लंबी। इसे कहते हैं भारत की महान दीवार, भारत की सबसे चौड़ी दीवार, सबसे लंबी दीवार, चीन की दीवार के बाद दुनिया की सबसे बड़ी दीवार कुंभलगढ़ की दीवार, है ना। कुंभलगढ़ दुर्ग में कटारगढ़ नाम की जगह है जहाँ पे महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन, वह किला जिसकी रक्षा के लिए ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर चांदी के गोले दागे थे। तो देखो चांदी के गोले कौन से किले से दागे थे भाई? वहाँ पे गोला बारूद खत्म हो गया था, अंग्रेज़ों ने हमला कर दिया उस किले पे, तो अंग्रेज़ों से युद्ध के दौरान उस पर चांदी के किले दागे गए। ये सेकंड ग्रेड 2006 में पूछा गया था वैसे तो। ये किला था चूरू का किला। कौन सा किला था? चूरू का किला। तो चूरू के किले में वहाँ के ठाकुरों ने जब उनके पास गोला बारूद ख़त्म हो गया तो उसकी रक्षा के लिए कौन से गोले दागे थे? चांदी के गोले दागे थे। और ये देखकर अंग्रेज़ भी डर गए थे कि ये इनको अपनी अस्मिता से, अपनी आज़ादी से इतना प्रेम है कि ये अपने चांदी के गोले दाग रहे हैं। चूरू के किले का निर्माण 1739 में किसने करवाया था? तो जो चूरू का किला है इसका निर्माण किसने करवाया था 1739 में? तो देखो किसने करवाया था? ठाकुर कुशाल सिंह ने ना। 1739 में अंग्रेज़ों का समय आ गया था लगभग, और उस समय इसका निर्माण करवाया था ठाकुर कुशाल सिंह ने ना, ठाकुर कुशाल सिंह ने। अबुल फजल ने किस दुर्ग के विषय में कहा था कि अन्य सब दुर्ग नग्न है जबकि यह बख्तरबंद है? क्या कहा था? अन्य सब दुर्ग नग्न है जबकि यह बख्तरबंद है, अर्थात ये ढका हुआ है ना। तो कौन से किले के बारे में कहा था? ये कहा था रणथंबोर के दुर्ग के बारे में। कौन से किले के बारे में कहा था? रणथंबोर के बारे में, है ना। रणथंबोर। तो रणथंबोर क्यों? क्योंकि जब रणथंबोर जाते हैं तो वो दूर से नज़र नहीं आता है, इस कारण से अबुल फजल ने इसके बारे में कहा है कि अन्य सब दुर्ग नग्न है जबकि यह बख्तर बंद है। अगला हमारा क्वेश्चन है, हम्मीर रासो के अनुसार रणथंबोर किले का प्रारंभिक नाम क्या था? तो हम्मीर रासो देखो, हम्मीर के ऊपर लिखा गया है। अब हम्मीर रासो किसने लिखा? एक तो सारंगधर ने भी लिखा और जोधराज ने भी लिखा ना, दोनों ने अलग अलग लिखा, अलग अलग समय पे लिखा। तो हम्मीर रासो में रणथंबोर का नाम क्या है? तो रणस्तंभपुर। क्या नाम है? रणस्तंभपुर इसका नाम मिला है। धारदारगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? तो धारदारगढ़ चौमू का किला जयपुर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? चौमू का किला जयपुर को, है ना। धारदारगढ़ के नाम से है ना जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ का निर्माण किसने करवाया था? तो राजा भूपत ने करवाया था ना। 2021 का जो वीडियो एग्जाम है इसमें पूछा गया था। अब हम इनका एक बार रैपिड रिवीजन करते हैं। तो रैपिड रिवीजन में सबसे पहला हमारा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा किला मरुस्थलीय श्रेणी में आता है? जूनागढ़, है ना। मेहरानगढ़ नहीं आता, ध्यान रखना। महमूद खिलजी प्रताप ने मुस्तफाबाद किसका नाम रखा था? गागरोन का रखा था। पहाड़ी किला कौन सा यूनेस्को में शामिल नहीं है? तो तारागढ़ नहीं है। कौन कौन से शामिल है? चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरोन, जैसलमेर, रणथंबोर, आमेर। मेहरानगढ़ दुर्ग में चामुंडा माता के मंदिर का निर्माण राव जोधा ने। एक जैसे नौ महल नाहरगढ़। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण चित्रांगद मौर्य ने। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है चामुंडा माता। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर पहला डाक टिकट 1949। चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ का पुनर्निर्माण स्वरूप सिंह। अकबर द्वारा शुक्र तालाब का निर्माण नागौर किले में। कुंवर दुर्ग के नाम से जाना जाता है सिवाना का किला। कर्नल जेम्स टॉड ने किस किले को जागीर के रूप में पसंद किया था? तो भैंसरौड़गढ़ के किले को।
नाना साहब का झालरा, इब्राहिम का झालरा, तारागढ़ अजमेर, बीकानेर का जूनागढ़ के दरवाजे पर किन दो शूरवीरों की मूर्तियाँ? तो जयमल और फत्ता की मूर्तियाँ। झाली बाऊ बावड़ी और मामादेव का कुंड, कुंभलगढ़। चांदी के गोले दागे थे चूरू के किले की रक्षा के लिए। चूरू के किले का निर्माण कराया था ठाकुर खुशहाल सिंह ने। अबुल फजल ने अन्य सब दुर्ग नग्न है जबकि ये बख्तर-बंदे कहा था रणथंभौर के लिए। हमें रासों के अनुसार रणथंभौर का प्रारंभिक नाम रणस्तंभपुर। धारदारगढ़ दुर्ग चौमुखा किला जयपुर का। भटनेर दुर्ग का निर्माण राजा भूपत ने करवाया था। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद रॉबिन पर। आज हम, जैसा कि आप थंबनेल में देख पाए होंगे, आज हम लाए हैं आपके लिए राजस्थान सामान्य ज्ञान MCQ प्रैक्टिस सेट। इसमें हम कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, कुछ जियोग्राफी के, कुछ कल्चर के, कुछ हिस्ट्री के एस्पेक्ट्स लेकर आए हैं जो आपके लिए विभिन्न परीक्षाओं में उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं आज की सीरीज। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वीर सतसई के रचयिता कौन थे? वीर सतसई। वीर सतसई की एक पंक्ति है जो पूरे राजस्थान भर में प्रसिद्ध है। इला न देनी आपनी हाल रियो हुलराय, पूत सिकावे पालने मरण बढ़ाई माए। ये पंक्तियाँ वीर सतसई की है और इसके रचयिता हैं सूर्यमल मिश्रण जी, है ना। सूर्यमल मिश्रण जो थे बूंदी के राजकवि। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, पृथ्वीराज विजय किसके द्वारा लिखा गया है? देखो, पृथ्वीराज विजय की बात है यहाँ। तो पृथ्वीराज विजय लिखा था जयानक ने। किसने लिखा था? जयानक नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने लिखा था पृथ्वीराज विजय, है ना। अगर पृथ्वीराज रासो की बात आए, रासो अगर कहा जाए तो रासो की बात आएगी तो चंद्रबरदाई आएगा। क्या आएगा? चंद्रबरदाई, है ना। पृथ्वीराज विजय और पृथ्वीराज रासो दोनों अलग अलग रचनाएं हैं। अगली रचना हम देखते हैं, किरतार बावनी के रचयिता कौन है? तो किरतार बावनी जो लिखी है वो लिखी है चांद खां ने लिखी, क्या नहीं लिखी? सवाई प्रताप सिंह ने नहीं लिखी, द्वारकानाथ जी ने नहीं लिखी। दुर्सा आड़ा जी जो थे इसके रचयिता थे, दुर्सा आड़ा। किरतार बावनी, है ना। दुर्सा आड़ा की कांसे की मूर्ति बनी हुई है आबू पर्वत पर, ये भी आपको ध्यान रखने की बात है ना। किरतार बावनी उन्होंने लिखी थी। राजस्थान में जल विभाजक का कार्य कौन करता है? तो राजस्थान में जल विभाजक का कार्य करता है अरावली पर्वत। अरावली पर्वत का जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ पर कम बारिश होती है और अरावली पर्वत का जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है वहाँ पर अधिक बारिश होती है ना। तो अरावली पर्वत क्या हो गई? राजस्थान की जल विभाजक रेखा हो गई। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, राजस्थान में अपवाह तंत्र के प्रकार है। अपवाह तंत्र जो नदियां बहती है वो कितने प्रकार से बहती है? तो राजस्थान में 3 प्रकार के अपवाह तंत्र है। कितने प्रकार के बोलो? 3 प्रकार के, है ना। 3 प्रकार के अपवाह तंत्र कैसे हैं? सबसे पहला तो अरब सागरीय। कौन सा? अरब सागरीय। दूसरा है बंगाल की खाड़ी और तीसरा अरब सागरीय, बंगाल की खाड़ी और तीसरा कौन सा है? अंतर्वर्ती, है ना। जहाँ पर जो नदियाँ राजस्थान में बहकर वहीं मरुस्थल में लुप्त हो जाती है वो कहलाती है अंतर्वर्ती नदियाँ, है ना। बनास नदी किस नदी में मिलती है? तो बनास किस नदी में मिलती है? आगे जाकर वो मिलती है चंबल में। तो बनास कौन से अपवाह तंत्र की नदी है? तो बनास जो नदी है वो है बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र की नदी। कालीसिंध नदी किस में मिलती है? कालीसिंध किस में मिलती है? कौन सी नदी में मिलती है? किसकी सहायक नदी ये मानी जाती है? तो कालीसिंध मिलती है चंबल में। किस नदी में मिलती है? चंबल नदी में कालीसिंध मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है, अरब सागर में जल ले जाने वाली नदी नहीं है। इनमें से हमें वो नदी बताना है जिसका जल अरब सागर की ओर नहीं जाता है। तो अरब सागर की ओर नहीं जाने वाली नदी कौन सी? देखो, माही का जाता है, खंबात की खाड़ी।
लूनी का भी जाता है, साबरमती गुजरात वाली है जाता है, बनास अभी अभी हमने देखा था बनास किस में मिलती है, चंबल में मिलती है। तो बनास जो है अरब सागर की नहीं है, ये बंगाल की खड़ी अफवाह तंत्र की नदी है। तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है घग्गर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो घग्गर नदी का जो उद्गम है वो मध्य प्रदेश से नहीं होता है, उत्तराखंड से भी नहीं होता है, पंजाब से भी नहीं होता है, वो होता है हिमाचल से। कहाँ से होता है? हिमाचल प्रदेश से, है ना। हिमाचल प्रदेश में एक पहाड़ी समूह है जिसे कहा जाता है शिवालिक। क्या कहा जाता है? शिवालिक। तो शिवालिक की पहाड़ियों से घग्गर नदी का उद्गम होता है ना, घग्गर नदी का। और घग्गर नदी को जो कुछ क्षेत्रों में हकरा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हकरा, है ना। पाकिस्तान में खासकर हकरा कहते हैं घग्गर नदी को। जब बाढ़ आती है तो घग्गर नदी का पानी फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक पहुंच जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। घग्गर नदी के किनारे कौन सी सभ्यता विकसित हुई है? तो कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ में विकसित हुई है। ये भी फैक्ट है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो चंबल नदी का जो उद्गम स्थल है, हमने देखा था घग्गर नदी का उद्गम है शिवालिक, तो शिवालिक तो हो नहीं सकता। अरावली भी नहीं है, सतपुड़ा भी नहीं है, इसका उद्गम है विंध्याचल। कहाँ से? विंध्याचल, है ना। विंध्याचल कहाँ है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। और ये पहाड़ी की बात की जाए तो जनापाव की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? जनापाव की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। जनापाव, जनापाव की जो पहाड़ी है वहाँ से उद्गम होता है। कौन सी नदी का? वो चंबल नदी का उद्गम होता है ना। जनापाव की पहाड़ी से चंबल का उद्गम होता है। अगला है हमारा राजस्थान में चंबल का प्रवेश कहाँ से होता है ना। राजस्थान में जो चंबल नदी है उसका प्रवेश कहाँ से होता है, किस जिले से होता है? तो सबसे पहले देखो कोटा, कोटा से नहीं होता है, धौलपुर से होगा ही नहीं, झालावाड़ में चंबल है ही नहीं। तो कहाँ से होता है? चित्तौड़गढ़ से, है ना। रावत भाटा का जो इलाका है वहाँ से राजस्थान में चंबल नदी का प्रवेश होता है। मध्य प्रदेश से बहती हुई राजस्थान में प्रवेश करती है चंबल नदी। अगला है राजस्थान की 12मासी नदी कौन सी है। ऐसी नदी कौन सी है जिसे सदा नीरा कहा जाता है, 12 मास जिसमें पानी भरा रहता है? तो वो नदी है चंबल नदी। कौन सी नदी है? चंबल 12मासी है। तो चंबल को उपनाम किस नाम से जाना जाता है? चरमनवती के नाम से, ना। चरमनवती के नाम से भी जाना जाता है चंबल को। अगला हमारा क्वेश्चन है बनास नदी का जो उद्गम स्थल है वो कौन सा है। तो बनास नदी का जो उद्गम स्थल है वो जनापाव की पहाड़ी, देखो चंबल का है तो ये नहीं होगा। नाग पहाड़ दूनी नदी का है, विंध्याचल भी नहीं होगा। तो क्या होगा? खमनोर की पहाड़ी। खमनोर की पहाड़ी पड़ती कहाँ है? तो ये राजसमंद जिले में, है ना। कुंभलगढ़ के पास पास है, राजसमंद में। कौन से जिले में? राजसमंद में खमनोर की पहाड़ी, है ना। खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से। और एक और बात, इसमें आजकल परीक्षाओं में ज़्यादा डिटेल पूछी जाने लगी है, इसलिए इसमें और डिटेल याद रखनी है आपको। वेरी का घाट, है ना। वेरी का घाट कहते थे इसको, कहीं कहीं भैरव का घाट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भैरव का घाट, है ना। भैरव का घाट, वेरी का घाट या वेरो का घाट, तीनों नाम मिल जाते हैं इसके। इस स्थान से उद्गम होता है बनास नदी का। ये खमनोर की पहाड़ी में पड़ते हैं ये स्थान। कौन सी पहाड़ी में पड़ते हैं? खमनोर की पहाड़ी में। वेरी का घाट, वेरो का घाट या भैरव का घाट, तीनों में से कोई भी मान सकते हैं। तीनों अपभ्रंश नाम है, तो ऑप्शन जब आएगा तीनों में से एक ही रहेगा। तो कुछ परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, बनास नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो वहाँ खमनोर की पहाड़ी हमारे पास ऑप्शन में नहीं था। इसके कारण वेरी का घाट, वेरो का घाट, इनमें से कुछ ऑप्शन हुआ करते थे। पशु परिचय परीक्षा में भैरव का घाट पूछा गया है ना, भैरव का घाट ऑप्शन दिया गया है। इसका ऑप्शन माना गया था सही, भैरव का घाट, है ना। भैरव का घाट पशु परिचय में।
अगली नदी आती है लूनी नदी का पानी कहाँ खारा हो जाता है। लूनी नदी जो है उसका पानी है कहाँ जाकर खारा हो जाता है, तो बालोतरा बाड़मेर जो है उसके बाद से इसका पानी खारा हो जाता है। लूनी नदी का पानी बालोतरा के बाद से खारा हो जाता है। अगला है माही नदी का जल कहाँ गिरता है। तो माही जो नदी है उसका जल कहाँ गिरता है ये हमें देखना है। तो माही नदी का जो जल है वो डायरेक्ट अरब सागर में तो नहीं गिरता है, कच्छ की खाड़ी में भी नहीं गिरता है, बंगाल की खाड़ी में भी नहीं गिरता है, ये गिरता है खंबात की खाड़ी के माध्यम से अरब सागर में गिरता है ना। खंबात की खाड़ी में मिल जाती है और खंबात की खाड़ी जो है वो अरब सागर का ही हिस्सा है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो बाणगंगा जो नदी है उसका उद्गम स्थल है जयपुर जिले में। कहाँ बोलो, जयपुर जिले में बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल है। बाणगंगा का उद्गम स्थल जयपुर। अगला क्वेश्चन हमारा किस नदी को अर्जुन की गंगा कहा जाता है। तो अर्जुन की गंगा कहा जाता है बाणगंगा को। बाणगंगा को ऐसा माना जाता है कि माता कुंती को प्यास लगी थी, तब अर्जुन ने तीर मारकर इस नदी को प्रकट किया था, इसलिए इसे अर्जुन की गंगा कहा जाता है, बाणगंगा नदी को। घग्गर नदी को किस प्राचीन नदी का अवशेष माना जाता है। तो घग्गर को किसका अवशेष माना जाता है, सरस्वती का अवशेष, है ना। अब जो डीग जिले का जो बागज गांव है वहाँ पर भी नई सभ्यता की खोज हुई है। वहाँ भी माना जा रहा है कि सरस्वती नदी का पेलियो चैनल मिला है, सूखा हुआ मार्ग मिला है। तो इसके बाद जो इतिहास नए जर्नल पब्लिश होंगे ना, तब नए सिरे से लिखा जाएगा। शायद इसमें परिवर्तन हो जाए, लेकिन अभी तक तो हम यही पढ़ते आए हैं घग्गर नदी को किस प्राचीन नदी का अवशेष माना जाता है। तो उसको माना जाता है सरस्वती नदी का अवशेष घग्गर को ही माना जाता रहा है अब तक। चंबल परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो चंबल जो परियोजना है वो संयुक्त परियोजना है राजस्थान और मध्य प्रदेश की। चंबल नदी पर कुल 5 बांध है, तो 5 में से 1 बांध मध्य प्रदेश में है और बाकी 4 राजस्थान में। तो एमपी में कौन सा है, गांधी सागर एमपी में है। राजस्थान में कौन सा है, सबसे पहले राणा प्रताप सागर। कौन सा, राणा प्रताप सागर, है ना, राणा प्रताप सागर। फिर उसके बाद में जवाहर सागर, कौन सा, जवाहर सागर, है ना, ये कोटा में है जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर। फिर इसके बाद कोटा बैराज, है ना, ये राजस्थान में है और गांधी सागर एमपी में बना हुआ है। तो गांधी सागर बांध कहाँ स्थित है। तो गांधी सागर बांध जो है वो स्थित है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित है गांधी सागर बांध। राजस्थान में माही बजाज सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो माही बजाज सागर जो परियोजना है माही नदी पर स्थित है और बांसवाड़ा में स्थित है। कौन से जिले में, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में, है ना। निम्न में से नागर शैली का उदाहरण कौन सा है। तो नागर शैली का उदाहरण इनमें से है ओसिया के मंदिर। कौन से मंदिर है, ओसिया के जो मंदिर है वो नागर शैली का उदाहरण है। ओसिया पड़ता है जोधपुर में, ओसिया जोधपुर के मंदिर है वो नागर मंदिर शैली के उदाहरण है। द्रविड़ शैली का उदाहरण है, इनमें से द्रविड़ शैली का उदाहरण कौन सा है। तो द्रविड़ शैली का उदाहरण दक्षिणी भारत में जो मंदिर बनते हैं उनके तरीके से बनाया गया मंदिर कौन सा है इनमें से। तो तिरुपति बालाजी का मंदिर है, ये पड़ता है सुजानगढ़ चूरू में। कहाँ पड़ता है, बोलो, सुजानगढ़, सुजानगढ़। सुजानगढ़ चूरू में है तिरुपति बालाजी का मंदिर, वो द्रविड़ शैली में बना हुआ है, ये ध्यान रखने की बात है। भूमिज शैली का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है। तो भूमिज शैली में बना सबसे प्राचीन मंदिर है मैनाल का मंदिर, है ना, मैनालेश्वर महादेव का जो मंदिर है वो सबसे प्राचीन भूमिज शैली में निर्मित मंदिर है राजस्थान का।
बीकानेर चित्रशैली का स्वर्णकाल, बीकानेर जो चित्रशैली है उसका स्वर्णकाल किसके काल को कहा जाता है? बीकानेर चित्रशैली का स्वर्णकाल किसके समय को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अनूप सिंह जी के समय को, महाराजा अनूप सिंह का समय था, बीकानेर चित्रशैली का स्वर्णकाल माना जाता था। निम्न में से मांड गायिका नहीं है, देखो बाकी सब मांड गायिका है और कौन नहीं है ये हमें बताना है। तो बतुल बेगम मांड गायिका है, मंगी बाई भी मांड गायिका, अल्लाह जिल्ला बाई भी मांड गायिका है। इनमें से जो फल्कू बाई है ये नहीं है, इनका संबंध किससे है? तो चरी नृत्य से। फल्कू बाई का संबंध किससे है? चरी नृत्य से, है ना। इसका सही उत्तर ये हो जाएगा फल्कू बाई, मांड गायिका नहीं है। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर किस जिले में स्थित है? त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर देखो किस जिले में स्थित है? तो ये बांसवाड़ा में है। बांसवाड़ा में इन्हें कहा जाता है तुरतई माता भी कहा जाता है। तुरतई क्या कहा जाता है? तुरतई माता भी इनको कहा जाता है। त्रिपुरा सुंदरी माता जो है इनको तुरतई माता भी कहा जाता है। अगला है राजस्थान में किस देवी की पीठ की पूजा होती है? तो कौन सी देवी हमारे राजस्थान में है जिनके पीठ की पूजा की जाती है? तो पीठ की पूजा किस देवी की होती है ये देखेंगे। ये होती है ब्राह्मणी माता की। कौन सी माता की होती है? ब्राह्मणी माता। ब्राह्मणी माता का मंदिर है सोरसन 12। कहाँ पर है? सोरसन 12। सोरसन गोडावण के लिए भी प्रसिद्ध स्थान है 12 जिले में। अगला क्वेश्चन आता है राजस्थान में सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो सबसे गर्म स्थान राजस्थान में जो है वो है चूरू। चूरू राजस्थान का सबसे गर्म स्थान माना जाता है, चूरू। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का जन घनत्व कितना है? तो 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना था ये पूछा गया है। तो राजस्थान का जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार हमें बताना है। तो 2011 की जनगणना में जो अंतिम आंकड़े दिए थे उनके अनुसार राजस्थान का जनसंख्या घनत्व 200 है, 200। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है ये पूछा गया है हमसे। तो कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। सबसे छोटा कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है? सबसे छोटा कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है ये पूछा गया है। तो सबसे छोटा है बीड़ मुहाना। बीड़ मुहाना पड़ता है झुंझुनू में। कहाँ पड़ता है? झुंझुनू में, झुंझुनू। झुंझुनू जिले में पड़ता है बीड़ मुहाना, है ना। और सबसे बड़े की अगर बात की जाए तो वो शाहबाद है। शाहबाद 12 में पड़ता है, 12। अगला हमारा क्वेश्चन है राजकुमारी रत्नावती विद्यालय किस जिले में स्थित है? राजकुमारी रत्नावती विद्यालय आपको जैसा कि फोटो में दिखाई दे रहा होगा, ये वाला विद्यालय जो राजकुमारी रत्नावती विद्यालय है ये किस जिले में स्थित है? यहाँ पर बिना किसी एयर कंडीशनर के, बिना किसी पंखे के बहुत शानदार ठंडी ठंडी हवा आती है। रेगिस्तान के बीचों बीच स्थित है। राजकुमारी रत्नावती के नाम पर इनका नाम पड़ा है। तो अब बता दीजिए, इसका उत्तर होगा जैसलमेर। क्या होगा? जैसलमेर, है ना। जैसलमेर जिले में राजकुमारी रत्नावती बालिका विद्यालय है। डोला मारूरा दोहा के रचयिता कौन है? डोला मारूरा जो दोहा है उनके रचयिता कौन है? डोला मारूरा दोहा के रचयिता है कवि कल्लोल। कौन है? कवि कल्लोल डोला मारूरा दोहा के रचयिता हैं। गागरोन का प्रथम साका कब हुआ था? तो गागरोन का प्रथम साका हुआ था 1423 में। 1423 ईस्वी में गागरोन का प्रथम साका हुआ था। दूसरा कब हुआ था? तो दूसरा हुआ था 1444 को। पहले साके के समय शासक कौन था? तो अचलदास खींची।
और उनके बाद जब 1444 का साका था तो उनका पुत्र था पलहणसी खींची। कौन था? पलहणसी जो खींची था वो उस समय शासक था 1444 दूसरे साके के समय। प्रथम साका 1423 अचलदास खींची के समय हुआ था। अगला क्वेश्चन है चेलावास का युद्ध 18 सितंबर 1857 को हुआ। यह युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो चेलावास के युद्ध को कहा जाता है काले गोरों का युद्ध। ये हुआ था ठाकुर खुशहाल सिंह की सेना और अंग्रेजों के मध्य। इसे कहा जाता है काले गोरे का युद्ध। काले गोरे का युद्ध। काले गोरे का युद्ध भी कहा जाता है। अभी जो फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम चल रहे हैं उनमें भी पूछा गया है काले गोरे का युद्ध किसे कहा जाता है? तो चेलावास का युद्ध काले गोरे का युद्ध कहलाता है। ठाकुर खुशहाल सिंह और अंग्रेजों के मध्य हुआ था 18 सितंबर 1857। चेलावास नाम की जगह पड़ती है, वहां पर हुआ था चेलावास का युद्ध। अगला हमारा क्वेश्चन आता है श्री राम सेतु नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत, श्री राम सेतु नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत निर्मित नवनेरा बैराज किस नदी पर बना है? तो नवनेरा बैराज जो बना है वो बना है बांध काली सिंध नदी पर। और जिले की बात की जाए तो कोटा जिले में। कौन से जिले में बना है? कोटा में बना है नवनेरा बैराज काली सिंध नदी में, है ना। अगला है कृपाल सिंह शेखावत किस कला से जुड़े हैं? तो कृपाल सिंह शेखावत का संबंध ब्लू पॉटरी से है। ब्लू पॉटरी। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र जो है वो स्थित है सेवर भरतपुर में। सेवर भरतपुर में। सेवर पड़ता है भरतपुर में। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसको मिला? तो ये मिला पार्वती तिर्की नाम की महिला को। झारखंड की निवासी है पार्वती तिर्की। इनको मिला साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025। पार्वती तिर्की। हम्मीर रासो के रचयिता कौन थे? तो हम्मीर रासो जो है उसके रचयिता थे सारंगधर। कौन थे? सारंगधर और जोधराज दोनों ने लिखी। ऑप्शन में जोधराज है ही नहीं, सारंगधर करेंगे। ऑप्शन में अगर सारंगधर नहीं है जोधराज हो तो जोधराज भी सही होता है। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? तो राजस्थान का क्षेत्रफल देखो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन आ रहा है राजस्थान में कितने कंजर्वेशन रिजर्व हैं? कंजर्वेशन रिजर्व एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर जंगली जानवरों को और वहां की वनस्पति को सुरक्षित रखने के लिए काम किया जाता है। तो वर्तमान में 37 है। 37। सबसे नया कौन सा बना है? आसोप। आसोप कहाँ पे है? भीलवाड़ा में। आसोप बना है राजस्थान का नवीनतम कंजर्वेशन रिजर्व, 37वां कंजर्वेशन रिजर्व, जो कि भीलवाड़ा जिले में स्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की लिंगानुपात दर क्या है? तो राजस्थान का लिंगानुपात दर है 928 जनगणना के आंकड़ों के अनुसार। लेकिन कहीं कहीं 926 भी सही माना जाता है। तो जब ऑप्शन में 928 नहीं है तो 926 भी सही माना जाता है। जैसा कि पशु परिचर की एग्जाम में जो कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा माना गया था 926 उसका सही आंसर माना गया था। राजस्थान के सबसे दक्षिणी बिंदु का नाम क्या है? तो राजस्थान का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वो है बोरकुंड। बोरकुंड पड़ता है बांसवाड़ा में। बोरकुंड बांसवाड़ा में पड़ता है और ये राजस्थान का सबसे दक्षिणी बिंदु है। सबसे उत्तरी बिंदु कोणागांव उत्तर में पड़ता है। सबसे दक्षिणी हो गया। इसके बाद में पूर्वी सिलान, धौलपुर में पड़ता है राजाखेड़ा, और कटरा गांव सबसे पश्चिमी। राजस्थान में अंबिका माता का मंदिर किस जिले में किस स्थान पर है? अंबिका माता का मंदिर, तो अंबिका माता का जो मंदिर है वो राजस्थान में किस स्थान पर है? तो ये पड़ता है
नाम की जो जगह है उदयपुर में, वहां पर स्थित है अंबिका माता का मंदिर। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो राजस्थान का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है वो है कौन सा है? तो वो रणथंभौर है। कौन सा है? रणथंभौर। और नवीनतम मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क है। वर्तमान में राजस्थान में 3 ही नेशनल पार्क है, रणथंभौर, मुकुंदरा हिल्स और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर। अगला है राजस्थान में पद्मश्री 2025 किसे मिला? तो 2025 में पद्मश्री पुरस्कार मिला है बतुल बेगम को भी मिला, शीन काप निजाम और बैजनाथ महाराज, तीनों को ही मिला है। तो उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बतुल बेगम का संबंध है मांड गायकी से, शीन काप निजाम साहित्यकार है और बैजनाथ महाराज को आध्यात्म के क्षेत्र के कारण मिला है पद्मश्री पुरस्कार 2025। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन राजस्थान के किस शहर में होगा? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 राजस्थान में होने जा रहे हैं। तो इनका आयोजन होगा जयपुर, राजस्थान में, जयपुर में। आज का अंतिम क्वेश्चन, मेजा नदी पर निर्मित राजस्थान की प्रथम सोलर लिफ्ट नहर परियोजना किस जिले में है? तो राजस्थान की प्रथम सोलर लिफ्ट नहर परियोजना जो है वो बूंदी जिले में है। बूंदी में। कौन से जिले में? बूंदी जिले में। और नदी की बात की जाए, कौन सी नदी पड़ती है? मेजा नदी पड़ती है। आज के लिए इतना ही। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद रॉबिन पर। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं राजस्थान के प्रमुख त्योहारों पर आधारित परीक्षा उपयोगी MCQ प्रैक्टिस, जो रीट मेंस, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, वीडियो, पटवार आदि परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। हर प्रश्न के साथ आपको मिलेगा संक्षिप्त विश्लेषण और ज़रूरी फैक्ट्स। तो वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं हम आज का पहला MCQ प्रश्न। तो आज का हमारा पहला MCQ है, निम्न में से राजस्थान का कौन सा मेला कार्तिक पूर्णिमा को नहीं लगता है? तो कार्तिक पूर्णिमा को नहीं लगने वाला मेला हमसे यहाँ पूछा गया है। तो कार्तिक पूर्णिमा को कौन सा नहीं लगता? तो बाकी 3 लगते होंगे और एक ऐसा मेला है इनमें से जो कार्तिक पूर्णिमा को नहीं लगता है। तो ये हमें बताना है। तो पुष्कर मेला कार्तिक पूर्णिमा को ही लगता है। कपिल मुनि का मेला कोलायत बीकानेर में लगता है कार्तिक पूर्णिमा को। चंद्रभागा पशु मेला भी लगता है। बेणेश्वर मेला नहीं लगता है, ये लगता है माघ पूर्णिमा को। कब लगता है? तो ये बताओ, माघ पूर्णिमा को लगता है। कब लगता है? माघ महीने की जो पूर्णिमा होती है ना, उस दिन लगता है माघ पूर्णिमा, बेणेश्वर मेला। अगला हमारा क्वेश्चन आ रहा है, राजस्थान के किस प्रसिद्ध मेले में कंजर जाति की महिलाओं द्वारा चक्री नृत्य किया जाता है? तो कौन करती है? कंजर जाति की महिलाएं करती है। कौन सा नृत्य करती है? चक्री नृत्य करती है। किस मेले में करती है? तो कजली तीज मेले में करती है ना। कौन से मेले में करती है? कजली तीज के मेले में करती है ना। अब कजली तीज मनाई कब जाती है हमें बताना है। तो ये मनाई जाती है भाद्र कृष्ण तृतीया को। कब मनाई जाती है कजली तीज? भाद्र कृष्ण तृतीया, भाद्र कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है कजली तीज। इस दिन बूंदी में महोत्सव का आयोजन होता है, कजली तीज महोत्सव, और उसमें उस मेले में कंजर जाति की जो महिलाएं हैं वो करती है चक्री नृत्य। शीतला अष्टमी कब मनाई जाती है? शीतला अष्टमी कब मनाई जाती है? शीतला अष्टमी, तो शीतला अष्टमी मनाई जाती है चैत्र कृष्ण अष्टमी। चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतला अष्टमी मनाई जाती है। चाकसू जयपुर में शीतला माता का मेला लगता है, जिसे बैलगाड़ी का मेला भी कहा जाता है। और घुड़ला महोत्सव का आयोजन भी होता है जोधपुर में। महिलाएं छिद्रित मटकों में जलते हुए दीपक रखकर नृत्य करती है, उसे घुड़ला महोत्सव कहा जाता है। वो जोधपुर में होता है। चैत्र कृष्ण अष्टमी को ही घुड़ला महोत्सव भी होता है।
और इनके मेले को बैलगाड़ी मेला कहा जाता है। ये ध्यान रखने वाली बात है, ये कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, बैलगाड़ी मेला। तो शीतला माता का मेला जो चाकसू जयपुर में लगता है उसे बैलगाड़ी मेला कहा जाता है। निम्न में से राजस्थान का कौन सा मेला हरियाली अमावस्या के दिन नहीं लगता है? अब इनमें बताना है हरियाली अमावस्या के दिन कौन सा नहीं लगता है। नहीं लगता है तो हरियाली अमावस्या होती है श्रावणी अमावस, तो श्रावणी अमावस्या को कौन सा नहीं लगता? रानी सती मेला झुंझुनू नहीं लगता है, ये लगता है भाद्र अमावस्या को, भाद्रपद महीने की अमावस्या को। तो श्रावणी अमावस्या को 3 फेमस मेले राजस्थान के हमें दिख गए, कल्पवृक्ष मेला मांगलियावास अजमेर, फतेह सागर मेला उदयपुर, बुड्ढा जोहड़ मेला श्री गंगानगर, ये लगते हैं हरियाली अमावस्या श्रावणी अमावस के दिन। राजस्थान में सिंजारा क्या है? सिंजारा, तो सिंजारा है वधू को ससुराल पक्ष के जो उपहार भेजे जाते हैं उस परंपरा को कहा जाता है सिंजारा। राजस्थान में किस दिन निडरी नवमी मनाई जाती है और नेवले की पूजा की जाती है? तो निडरी नवमी मनाई जाए, निडरी नवमी के दिन नेवले की पूजा की जाती है, वह किस दिन होता है? हिंदू कैलेंडर के अनुसार किस दिन होता है? तो श्रावण कृष्ण नवमी, श्रावण महीने की कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि को ये मनाई जाती है निडरी नवमी। राजस्थान में छोटी तीज की सवारी किस स्थान की प्रसिद्ध है? तो छोटी तीज जो होती है उसकी सवारी जयपुर की प्रसिद्ध है। तीज की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। अब छोटी तीज मनाई कब जाती है? तो श्रावण शुक्ल तृतीया, श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है छोटी तीज, जिसे श्रावणी तीज कहते हैं। और जयपुर में तीज की सवारी विश्व प्रसिद्ध है। गोगा नवमी कब मनाई जाती है? गोगा नवमी, तो गोगा नवमी मनाई जाती है भाद्र कृष्ण नवमी को। कब मनाई जाती है? भाद्र कृष्ण नवमी। इस दिन किसान अपने हल में 9 गांठ वाली राखी बांधते हैं। ददरेवा चूरू और गोगा मेली हनुमानगढ़ दोनों स्थानों पर गोगा जी का मेला लगता है। और गोगा जी का एक प्रसिद्ध मंदिर है गोगा जी की ओल्डी, वो कहाँ पर है ये कमेंट में बता दो। गोगा जी की ओल्डी कहाँ पर है आप लोग कमेंट में बताओ, मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। राजस्थान में तेजादशमी का त्यौहार कब मनाया जाता है? तो तेजादशमी का जो त्यौहार है वो कब मनाया जाता है राजस्थान में हमें बताना है। तो ये मनाया जाता है भाद्र शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। भाद्र शुक्ल दशमी, तेजादशमी का त्यौहार भाद्र शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। और परबतसर नागौर में तेजा जी का मेला लगता है। और खेजरली गांव जोधपुर में विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला भी इसी दिन लगता है। तेजादशमी के ही दिन विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला भी लगता है। मारवाड़ का कुंभ किस मेले को कहा जाता है हमसे पूछा गया है। किस मेले को मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है? तो मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है रामदेवरा का मेला को। रामदेव जी का जो मेला लगता है रामदेवरा में, से मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। और ये कब लगता है? तो भाद्र शुक्ल द्वितीया से। कब लगता है? भाद्र शुक्ल द्वितीया से और एकादशी तक, द्वितीया से और एकादशी तक, 2 से 11 तक है ना। अजमेर के सलेमाबाद में निम्बाक संप्रदाय का मेला कब लगता है? तो निम्बाक संप्रदाय जो है राजस्थान का, उसकी प्रधान पीठ है सलेमाबाद अजमेर में। और वहाँ मेला कब लगता है ये हमसे पूछा गया है। निम्बाक सलेमाबाद, निम्बाक संप्रदाय का मेला सलेमाबाद में। तो भाद्र शुक्ल अष्टमी को लगता है। कब लगता है? भाद्र शुक्ल अष्टमी। भाद्र शुक्ल अष्टमी को राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है, राधा अष्टमी। राजस्थान में किस अवसर पर लीलटास पक्षी का दर्शन शुभ माना जाता है? तो लीलटास पक्षी का दर्शन शुभ माना जाता है दशहरे के अवसर पर। दशहरे के अवसर पर, दशहरे के अवसर पर राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष की पूजा भी की जाती है। लीलटास पक्षी का दर्शन शुभ माना जाता है। लीलटास नाम की एक कविता भी है जो कन्हैयालाल सेठिया जी ने लिखी थी। और दशहरा मनाया जाता है आश्विन शुक्ल दशमी, आश्विन शुक्ल दशमी। तो इसमें कौन कौन से फैक्ट्स हो गए देखो। लीलटास पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं दशहरा के दिन, खेजड़ी की पूजा की जाती है दशहरे के दिन, लीलटास कविता लिखी थी कन्हैयालाल सेठिया ने, और दशहरा मनाया जाता है आश्विन शुक्ल दशमी के दिन।
सवाई माधोपुर जिले में चंबल, सीप और बनास नदियों के संगम पर रामेश्वरम मेला कब लगता है? तो रामेश्वरम का जो मेला है चंबल, सीप और बनास नदियों के संगम पर लगता है। ये त्रिवेणी संगम है। और मेला लगता कब है? तो ये लगता है भाद्र पूर्णिमा, भाद्रपद माह की जो पूर्णिमा तिथि होती है उस दिन ये मेला लगता है। सोम, माही और जाखम नदियों के संगम पर बेणेश्वर मेला कब लगता है? तो सोम, माही और जाखम के संगम पर बेणेश्वर मेला लगता है माघ पूर्णिमा को। ये संत माऊ जी को समर्पित है। आदिवासियों का कुंभ इसे कहा जाता है। निष्कलंकी संप्रदाय से इसका संबंध है इस मेले का। कर्नल जेम्स टोड के द्वारा किस स्थान की गणगौर का वर्णन किया गया था? तो कर्नल जेम्स टोड ने किस स्थान की गणगौर का वर्णन किया था ये हमें बताना है। तो उन्होंने उदयपुर की गणगौर का अपनी रचनाओं में वर्णन किया है। उदयपुर की गणगौर का उन्होंने वर्णन किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उदयपुर। राजस्थान में किस स्थान पर बिना ईसर के गवर की सवारी निकाली जाती है? बिना ईसर के गवर की सवारी कहाँ निकाली जाती है? तो ये निकाली जाती है जैसलमेर में। बिना ईसर के गवर की सवारी जैसलमेर। राजस्थान के ब्यावर में बादशाह का मेला किसकी स्मृति में भरता है? तो होली के अवसर पर यहाँ बादशाह का मेला भरता है ब्यावर में। ये भरता है टोडरमल की स्मृति में। टोडरमल है अकबर का वित्त मंत्री हुआ करता था टोडरमल। जोधपुर में धींगा गवर का त्योहार कब मनाया जाता है? आपसे पूछा जाए धींगा गवर का त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है जोधपुर में। और कब मनाया जाता है तो ये हम देखेंगे। तो धींगा गवर मनाया जाता है जोधपुर में वैशाख कृष्ण तृतीया को। वैशाख कृष्ण तृतीया बी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैशाख कृष्ण तृतीया धींगा गवर। क्वेश्चंस को घुमा फिरा के पूछ सकते हैं। त्योहारों में से सिर्फ घुमा फिरा के पूछा जा सकता है और कुछ विशेष चेंज नहीं हो सकता त्योहारों से जुड़े क्वेश्चंस में, इसलिए इनको बड़े ध्यान से पढ़िएगा। हमने सारे क्वेश्चंस इसमें कवर करने की कोशिश की है। हमने कुछ अलग अलग बुक्स का रेफरेंस भी इसमें लिया है। हमने कुछ जो पुराने पेपर आए हुए हैं उनसे जुड़ी हुई जो पुस्तक आती है PYQ उनका भी अध्ययन किया है। हमने पुराने जो अभी पेपर हुए थे रिसेंटली कर्मचारी चयन बोर्ड के, चाहे RPSC के पेपर हुए हों, उनसे भी फैक्ट्स की प्रेरणा ली है। किस फैक्ट से किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है और एक ही क्वेश्चन में हम किस तरह से कई सारे फैक्ट्स आप तक पहुंचा सकते हैं, ये हमने कोशिश की है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। निम्न में से राजस्थान का कौन सा मेला वैशाख पूर्णिमा के अवसर पर नहीं लगता? तो ऐसा मेला बताना है जो वैशाख पूर्णिमा के दिन नहीं लगता है। तो वैशाख पूर्णिमा को नहीं लगता है पुष्कर मेला नहीं लगता, सीधी बात हमें दिख रहा है। कार्तिक पूर्णिमा को लगता है पुष्कर मेला। राजस्थान का सुरंगा मेला, रंगीला मेला इसे कहा जाता है पुष्कर मेले को। तो ये कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को। और वैशाख पूर्णिमा को नहीं लगने वाला हमें यह बताना था। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा पुष्कर मेला। देखो इस दिन 5 मेले लगते हैं राजस्थान में। वैशाख पूर्णिमा को गोमती सागर पशु मेला झालरापाटन, मातृकुंडिया मेला चित्तौड़गढ़, गौतमेश्वर मेला अरनोद प्रतापगढ़, बाणगंगा का मेला कोटपुतली बहरोड, नक्की झील का मेला जो लगता है वो सिरोही जिले के माउंट आबू में लगता है। राजस्थान के डीग जिले के कस्बे कामा में गंगा दशहरा कब मनाया जाता है? तो डीग जिले में कस्बा है कामा, तो कामा में गंगा दशहरा मनाया जाता है श्रावण शुक्ल दशमी को। श्रावण शुक्ल दशमी को मनाया जाता है गंगा दशहरा कामा में। कामा पड़ता है डीग में, पहले भरतपुर में आता था। जैन धर्म का त्योहार रोट तीज कब मनाया जाता है? तो रोट तीज कब मनाया जाता है हमसे पूछा गया है। रोट तीज किस धर्म का त्योहार है? जैन धर्म का त्योहार है, ये भी ध्यान रखना है। और मनाया कब जाता है? तो भाद्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है जैन धर्म का त्योहार रोट तीज, भाद्र शुक्ल तृतीया। उदयपुर के धुलेव जिले में ऋषभदेव का मेला कब लगता है? तो धुलेव जिला उदयपुर जिले के धुलेव में ऋषभ जयंती का मेला कब लगता है? तो उदयपुर जिले में एक धुलेव नाम का स्थान है, वहां पर ऋषभ जयंती का मेला लगता है।
तो वो कब लगता है ये हमें बताना है। तो ऋषभ देव का मेला लगता है चैत्र कृष्ण नवमी को, चैत्र कृष्ण नवमी। ऋषभ देव जो थे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। भगवान महावीर की जयंती कब मनाई जाती है? तो भगवान महावीर की जयंती मनाई जाती है आश्विन शुक्ल त्रयोदशी को, आश्विन शुक्ल त्रयोदशी को मनाई जाती है भगवान महावीर की जयंती। सर्वाधिक लोकगीतों वाला त्योहार कौन सा है राजस्थान में? सर्वाधिक लोकगीतों वाला त्योहार कौन सा है, हमसे पूछा गया है। तो सर्वाधिक लोकगीतों वाला जो त्योहार है वो है हमारा गणगौर। गणगौर का त्योहार सर्वाधिक लोकगीतों वाला त्योहार है राजस्थान का। सिरोही जिले के माउंट आबू में नक्की झील का मेला किस दिन आयोजित होता है? तो ये किस दिन आयोजित होता है नक्की झील का मेला? वैशाख पूर्णिमा को, वैशाख पूर्णिमा को नक्की झील का मेला आयोजित होता है। राजस्थान में अक्षय तृतीया के दिन लाखों बाल विवाह होते हैं, यह किस दिन मनाई जाती है? तो अक्षय तृतीया को कहा जाता है आकातीज, ये मनाई जाती है वैशाख शुक्ल तृतीया, वैशाख शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है अक्षय तृतीया। राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह इसी दिन होते हैं। सवाई माधोपुर जिले के सिवाड़ में घुश्मेश्वर महादेव का मेला कब लगता है? तो सवाई माधोपुर जिले में सिवाड़ नाम का स्थान है, वहां पर घुश्मेश्वर महादेव का मेला लगता है फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को। इस दिन होती है महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि के दिन ये मेला लगता है। मतलब बसंत पंचमी का त्योहार, बसंत पंचमी का त्योहार किस दिन मनाया जाता है? तो बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाता है माघ शुक्ल पंचमी, माघ शुक्ल पंचमी को मनाया जाता है। माँ सरस्वती का जन्म दिवस होता है इस दिन, और इस दिन राजस्थान में जो मेधावी बालिकाएं होती है उनको दिया जाता है गार्गी पुरस्कार। गार्गी पुरस्कार का जो वितरण है वो इसी दिन किया जाता है बसंत पंचमी के त्योहार के दिन। घुड़ला महोत्सव का संबंध राजस्थान के किस स्थान से है? तो घुड़ला महोत्सव जो है उसका संबंध राजस्थान के किस स्थान से हमें बताना है। तो घुड़ला महोत्सव का संबंध है राजस्थान के जोधपुर से। कहाँ से है? जोधपुर से। जोधपुर में घुड़ला महोत्सव मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो शीतला अष्टमी के दिन मनाया जाता है, चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। महिलाएं छिद्रित मटकों में दीपक जलाकर और नृत्य करती है, ये होता है जोधपुर में। राम स्नेही संप्रदाय का फूल डोल महोत्सव किस स्थान पर मनाया जाता है? तो राम स्नेही संप्रदाय इसका फूल डोल महोत्सव मनाया जाता है। तो कहाँ मनाया जाता है? शाहपुरा भीलवाड़ा में। शाहपुरा भीलवाड़ा वाला जो शाहपुरा है उस स्थान पर, एक शाहपुरा जयपुर में भी है और एक भीलवाड़ा में भी है। तो ये बात हो रही भीलवाड़ा वाले शाहपुरा में राम स्नेही संप्रदाय का फूल डोल महोत्सव मनाया जाता है। अब बात करते हैं जमुआ रामगढ़। तो जमुआ रामगढ़ में एक बांध है रामगढ़ बांध। तो रामगढ़ जो बांध है वहां सबसे पहले कृत्रिम बारिश करवाई जाएगी। तो राजस्थान का एकमात्र ऐसा बांध स्थल होगा जिसको भरने के उद्देश्य से राजस्थान में कृत्रिम बारिश करवाई जाएगी। जयपुर जिले के जमुआ रामगढ़ कस्बे में रामगढ़ नाम का जो बांध है उस स्थान पर। राजस्थान में गाय और बछड़े की पूजा बच्छ बारस के दिन की जाती है, और यह कब मनाई जाती है ये बताना है। बच्छ बारस के दिन गाय और उनके बछड़े की पूजा की जाती है, गौमाता के बछड़े के साथ। तो ये कब मनाया जाता है? भाद्र कृष्ण द्वादशी, भाद्र कृष्ण द्वादशी, भाद्रपद महीना की कृष्ण पक्ष को जो बारस होती है, द्वादशी होती है, उस दिन मनाई जाती है बच्छ बारस। अक्षय तृतीया के दिन निम्न में से किस शहर का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो अक्षय तृतीया के दिन राजस्थान के किस शहर की स्थापना हुई थी ये हमें बताना है। किस शहर की स्थापना अक्षय तृतीया के दिन हुई थी? तो बीकानेर की स्थापना की थी राव बीका ने अक्षय तृतीया के दिन। कब हुई थी? अक्षय तृतीया के दिन। और यहाँ का जो किला है जूनागढ़, उसकी नींव भी अक्षय तृतीया के दिन ही रखी गई थी।
अच्छा, एक और बात बताओ, मेहरानगढ़ का जो किला है जोधपुर का, उसकी नींव किस लोक देवी ने रखी है? तो मेहरानगढ़ की नींव रखी थी करणी माता ने 1459 में। कब रखी थी? 1459 में। ये भी ध्यान रखने की बात है। नाथद्वारा में गुलाबी गणगौर कब मनाई जाती है? तो नाथद्वारा राजसमंद में गुलाबी गणगौर मनाई जाती है चैत्र शुक्ल पंचमी को। चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है गुलाबी गणगौर, चैत्र शुक्ल पंचमी। राजस्थान में ऊब छठ का पर्व कब मनाया जाता है? ऊब छठ का जो पर्व है वह कब मनाया जाता है राजस्थान में? ऊब छठ। तो ऊब छठ मतलब खड़े रहने वाला जो व्रत किया जाता है इस दिन राजस्थान में, तो ये कब मनाई जाती है? तो भाद्र कृष्ण षष्ठी, भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की जो षष्ठी आती है उस दिन मनाया जाता है। भाद्र कृष्ण षष्ठी इस दिन मनाया जाता है। इन क्वेश्चंस को जब परीक्षा में पूछा जाएगा तो थोड़ा बहुत घुमा फिरा कर इधर उधर एक दो क्वेश्चन जोड़ के मैच करने वाले बना के अलग अलग तरह से आपके सामने प्रस्तुत किया जा सकता है। लेकिन जब जहाँ तक मेरी जानकारी है, राजस्थान के त्योहारों से जुड़े हुए हमने सारे क्वेश्चंस को इसमें कवर कर दिया है। हर महत्वपूर्ण त्योहार को हमने इसमें जोड़ा है। हमने विभिन्न किताबों का अध्ययन किया है, उनमें राजस्थान के त्योहारों से जुड़ी हुई जानकारियाँ जुटाई। फिर हमने पेपरों का विश्लेषण किया, उसमें राजस्थान के त्योहारों से जुड़े हुए जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें से हमने फैक्ट्स को निकाला और आपके लिए प्रस्तुत किया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और सपोर्ट करें हमें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद रॉबिन पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थान MCQ सीरीज। तो इस सीरीज में हम देखेंगे राजस्थान MCQ से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज का पहला हमारा क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान के घोड़े का नाम क्या था? तो पृथ्वीराज चौहान थे, उनके घोड़े का नाम क्या था? तो पृथ्वीराज चौहान के घोड़े का क्या नाम था? नाट्यरंभा। इनके घोड़े का नाम था नाट्यरंभा, है ना? नाट्यरंभा नाम था पृथ्वीराज चौहान के घोड़े का। अगला हमारा क्वेश्चन है, शाकंभरी के चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? तो शाकंभरी के जो चौहान थे उनका संस्थापक कौन था? तो उनके संस्थापक थे वासुदेव चौहान। चौहानों का मूल पुरुष भी कहा जाता है इनको। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, बूंदी राज्य के चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? तो बूंदी राज्य का जो चौहान वंश है उसकी स्थापना की थी देवा हाडा ने। देवा हाडा। जयपुर जिले का शुभंकर कौन है? तो जयपुर जिले का जो शुभंकर है वो है चीतल। क्या है? चीतल। तो जयपुर जिले के शुभंकर की अगर बात की जाए तो चीतल। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, नर्मदा नहर सिंचाई परियोजना किन जिलों को लाभ देती है? तो नर्मदा नहर सिंचाई परियोजना पड़ती है गुजरात में। कहाँ पड़ती है? गुजरात में पड़ती है ये सिंचाई परियोजना, गुजरात। सरदार सरोवर बांध और उसकी है नर्मदा नहर परियोजना, है ना? तो ये लाभ देती है। गुजरात के आसपास कौन सा जिला पड़ता है, कौन से जिले पड़ते हैं, तो हम ये देखेंगे। तो बाड़मेर और जालोर को लाभ मिलता है इस सिंचाई परियोजना से। अगला हमारा क्वेश्चन है, वृंदावती के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? तो वृंदावती के नाम से जाना जाता है बूंदी को। किसको जाना जाता है? बूंदी। बूंदी का प्राचीन नाम था वृंदावती। और बूंदी को एक और किस उपनाम से जाना जाता है? तो बूंदी को कहा जाता है बावड़ियों का शहर, सिटी ऑफ स्टेपल, है ना? बावड़ियों का शहर, बावड़ियों का शहर बूंदी, सिटी ऑफ स्टेपल्स। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, डोला मारूरा दुहा के रचयिता कौन है? डोला मारूरा दुहा किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी कल्लोल ने। किसने लिखी थी? कवि कल्लोल ने। अगला हमारा क्वेश्चन है, मांड गायिका के रूप में प्रसिद्ध गौरी देवी किस जिले से थी? तो मांड गायिका गौरी देवी का संबंध होता है पाली जिले से। कौन से जिले से संबंध था इनका? पाली से। पाली जिले से संबंध था मांड गायिका गौरी देवी का।
अगला हमारा क्वेश्चन आता है वीणा और गिटार को मिलाकर मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया था? तो वीणा और गिटार को मिलाकर मोहन वीणा, देखो मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया था? तो मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए पंडित उदय शंकर, अली अकबर खां, विश्व मोहन भट्ट या सादिक खां। तो इसका सही आंसर होगा विश्व मोहन भट्ट। विश्व मोहन भट्ट ने क्या किया था? मोहन वीणा का आविष्कार किया था, वीणा और गिटार दोनों को मिलाकर। पखेरुमनी पीड़ा पुस्तक के लेखक कौन है? तो पखेरुमनी पीड़ा, इसको 2024 का राजस्थानी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। इस पुस्तक को इसके लेखक हैं भोगीलाल पाटीदार। तो भोगीलाल पाटीदार ने लिखी है पखेरुमनी पीड़ा। ये बाल साहित्य की रचना है ना, बाल साहित्य पुरस्कार मिला है इनको। राजस्थान का नवीनतम कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है? तो नवीनतम कंजर्वेशन रिजर्व है राजस्थान का आसोप। आसोप जो कि भीलवाड़ा जिले में है। कौन से जिले में है? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में है आसोप, भीलवाड़ा है ना। और कौन से नंबर का है? राजस्थान में 37वां कंजर्वेशन रिजर्व है। आसोप को मिलाकर राजस्थान में कंजर्वेशन रिजर्वों की संख्या हो जाती है 37। कितनी हो गई? 37 कंजर्वेशन रिजर्व है राजस्थान में वर्तमान में। शाहाबाद के जंगल किस जिले में है? देखो शाहाबाद के जंगल एक फेमस जंगल है राजस्थान का, वो पड़ता है 12 जिले में। कौन से जिले में पड़ता है? 12 जिले में पड़ते हैं शाहाबाद के जंगल, जो अभी चर्चा में रहे थे कुछ समय पहले। कृष्ण गमन पथ में शामिल त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ स्थित है? कृष्ण गमन पथ जो बन रहा है उसमें राजस्थान के कुछ मंदिर भी आएंगे, तो उन मंदिरों में शामिल है त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर। वो स्थित है रणथंभौर। रणथंभौर, रणथ भवन वाले जो गणेश जी है उनको त्रिनेत्र गणेश जी भी कहा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है बीसल देव रासों में कौन सा रस प्रधान है? तो बीसल देव रासों में कौन से रस की प्रधानता है? श्रृंगार रस की इसमें प्रधानता देखने को मिलती है। बीसल देव रासों के रचयिता कौन थे? तो बीसल देव रासों की रचयिता की अगर बात करें तो नरपति नाल है। कौन थे? नरपति नाल है, इसके रचयिता थे। नरपति नाल ने इसकी रचना की थी बीसल देव रासों की। लावा रासो के रचयिता कौन है? तो बात की जा रही है लावा रासो। तो लावा रासो है, इसके रचयिता है कविया गोपाल दास। कौन है? कविया गोपाल दास लावा रासो के रचयिता है। लावा रासो कविया गोपाल दास। अगला हमारा क्वेश्चन आता है राज प्रशस्ति किसने लिखी थी? तो राज प्रशस्ति किसने लिखी थी? ये लिखी थी रणछोड़ भट्ट तेलंग ने। रणछोड़ भट्ट तेलंग ने कहाँ लिखी थी राज प्रशस्ति? तो राज प्रशस्ति राजसमंद झील के किनारे पे। राजसमंद झील का जो उत्तरी किनारा है, राजसमंद झील। कौन सी झील? राजसमंद झील। राजसमंद झील है ना। कौन सी भाषा? संस्कृत भाषा में। किस भाषा में लिखी थी? संस्कृत। संस्कृत भाषा में 25 शिलाओं पर मेवाड़ का इतिहास लिखा था, उसे राज प्रशस्ति कहा जाता है। ये लिखी थी रणछोड़ भट्ट तेलंग ने। अगला हमारा क्वेश्चन आता है काजरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च सेंटर। ये काजरी जो है ये जोधपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? जोधपुर में। राजस्थान के जोधपुर में काजरी स्थित है। किस कलाकार को जोधपुर का तानसेन कहा जाता है? जोधपुर का तानसेन किस कलाकार को कहा जाता है? हमसे पूछा गया है जोधपुर का तानसेन किस कलाकार को कहा जाता है? तो जोधपुर का तानसेन कहा जाता है अली अकबर खां। किसको कहा जाता है? अली अकबर खां। अली अकबर खां को कहते हैं जोधपुर का तानसेन। जोधपुर का तानसेन। अच्छा, गणपत लाल डांगी इनका नाम दिया है, तो ये भी फेमस आदमी है। इन्हें कहा जाता है गीगला बापू। क्या कहा जाता है? गीगला बापू। इनका ध्यान रखना, गणपत लाल डांगी, गीगला बापू। गीगला बापू। गीगला बापू, गणपत लाल डांगी।
1/12 किसकी बाल साहित्य रचना है? तो 1/12 ये एक बाल साहित्य रचना है। ये है सुशील शुक्ल जी की बाल साहित्य की रचना है, सुशील शुक्ल जी की। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है 20वां। गागरोन का नाम किसने बदलकर मुस्तफाबाद कर दिया था? तो गागरोन का नाम बदलकर मुस्तफाबाद किसने कर दिया था? तो ये कर दिया था महमूद खिलजी ने। किसने कर दिया था? महमूद खिलजी ने। आज के लिए इतना ही। अगर हमारी सीरीज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह से हम 20 क्वेश्चन रोज इसमें डालेंगे जो आपकी आगामी परीक्षाएं होगी, चतुर्थ श्रेणी की, वीडियो, रीट, मेंस आदि परीक्षाओं में आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।